गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज रिस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा दूसरा टॉपिक्स है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को। और अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उससे मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशंस को डील करते हैं। Tuberculosis is a contagious bacterial infection that mainly involve the lungs but may spread to other organs caused by Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस एक कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। ये मेनली हमारे लंग्स में होता है और ये स्प्रेड होकर अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। और ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये कॉज होता है। ये दूसरा डिफिनेशन हम डील करते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स राउंड नोड्यूल्स आर ग्रैनुलोमा localized collection of cell in lungs. It may be transmitted to other body parts such as brain, bones and kidney. तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से कॉज होता है। और इसकी वजह से जो हमारा लंग्स है उसमें ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूबरकल्स मीन्स एक जो राउंड नोड्यूल्स होते हैं उनका हमारे लंग्स में फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम ट्यूबरकल्स कहते हैं। दैट में ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स, ये जो है मेनली हमारे लंग्स में होता है और वहाँ से स्प्रेड होके हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे ब्रेन, बोन्स एंड किडनी। अदर ऑर्गन्स में भी होता है लेकिन ये सबसे पहले मेनली लंग्स में भी होता है, इसके बाद स्प्रेड होके अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो आइए अब हम डील करते हैं इसके फेजेस के। तो फेजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो सबसे एक उसका होता है फर्स्ट लेटेंट फेज एंड एक होता है इन्फेक्शियस फेज। तो जो लेटेंट फेज होता है इस फेज में जो पर्सन है ट्यूबरक्लोसिस का वो ट्यूबरक्लोसिस से तो सफ़र कर रहा होता है लेकिन उसमें लंबे समय तक कोई साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते हैं और ना हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जब हमारे अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं शो करेंगे तो हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे। लेकिन जब हम कोई भी दूसरा है हमारा इन्फेक्शियस फेज। इस फेज में जो बैक्टीरिया है वो पर्सन को इन्फेक्टेड करता है, उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें हम अगर कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है वो पॉजिटिव रिजल्ट इसमें हमको आएगा। और इस फेज में जो पेशेंट है वो ईजिली दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकता है, जैसे ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ड्रॉपलेट में जैसे स्पीकिंग, लाफिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग, इसके थ्रू वो दूसरे पर्सन को भी ईजिली अफेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्शियस फेज हमारा वो फेज होता है, इसमें बैक्टीरिया के इंटर करने के बाद पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और जब हम कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, कोई टेस्ट करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। और इस फेज में पेशेंट जो है ईजिली दूसरे पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू। जैसे जब वो कोई कफिंग, स्पीकिंग या लाफिंग करेगा या स्नीजिंग करेगा तो ड्रॉपलेट्स जो है उसके थ्रू वो अदर पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा है इटियोलॉजी। तो फर्स्ट है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो मेन हमारा जो है ये बैक्टीरिया जो है इसके थ्रू हमको ट्यूबरक्लोसिस कॉज होती है और बाय एयर ड्रॉपलेट्स। एयर ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है जब कोई पर्सन ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है वो कोई कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग करेगा तो जो ड्रॉपलेट्स, जो कण रहते हैं उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। अगर उस जो ड्रॉपलेट है वो किसी और पर्सन इनहेल कर रहा है तो उसके थ्रू वो अफेक्टेड हो जाता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स, माल न्यूट्रिशन, अगर कोई माल न्यूट्रिशन का पेशेंट्स है तो उसको भी ये ईजिली कॉज हो जाएगा, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया एंटर करेगा तो जब वो माल न्यूट्रिशन का तो इससे फाइट नहीं कर पाएगा और ईजिली उसको कॉज हो जाएगा। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, तो इन्फेंट एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं अंडर 5 ईयर एज के बच्चे, उनमें जो इम्यूनिटी उनकी वीक होती है तो उनको भी ईजिली कॉज हो सकता है। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा
स्मोकिंग कर रहा है उसको भी हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन जैसे कि कोई भी इम्यूनिटी जो सप्रेस हो रही है, जैसे कोई मेडिसिन ले रहा है, मान लीजिए कोई इम्यून सिस्टम की कोई डिजीज़ है, तो इम्यूनिटी को जो इम्यून हमारे यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है तो हम मेडिसिन देते हैं कि इम्यूनिटी को हम कम कर सकें। तो अगर कोई इम्यूनोसप्रेशन हम ले रहे हैं तो उससे भी ये हो सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम सिम्टम्स अर्ली स्टेज। जो अर्ली स्टेज होता है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो होते हैं, लेकिन लेटेंट फेज जो होता है उसमें कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया। पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को फीवर होगा, कफिंग फ्रीक्वेंटली विथ म्यूकोप्लूरेंट, पेशेंट को कफिंग होगी और कफ के साथ में उसको जो ब्लड है वो भी आ सकता है। चेस्ट पेन होगा, वेट लॉस होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल एम्स वोमेन, अगर वोमेंस को है तो उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है वो इरेगुलर हो जाएगी, वो टाइम से अपने नहीं आएगी। और अगला है फटीग, पेशेंट थका थका सा फील करेगा। हीमोप्टिसिस, जो स्पूटम है उसके साथ में ब्लड आएगा, उसको क्या कहते हैं, हीमोप्टिसिस। आइए अब हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पैथोफिजियोलॉजी को हम डील करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये कोई भी अगर डिजीज़ हो रही है तो वो कैसे प्रोग्रेस करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो हो रही है तो वो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या हम किसी भी कॉज को ले सकते हैं, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। तो जब ये क्या होगा कि ट्रांसमिटेड थ्रू एयरवेज टू एल्वोलाई, हमारी एल्वोलाई में एयरवेज के थ्रू ये ट्रांसमिट होगी और वहाँ पे जाने के बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करेगी, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, जैसे 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करती है। और फिर उसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र टू द ब्लड स्ट्रीम, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, किडनी एंड बोन तक ये पहुँच सकती है। फिर हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड, अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है उस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। और फैगोसाइट्स टू मैनी बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में जो WBC सेल होती है उसमें लाइसोसोम होता है, तो वो लाइसोसोम जो होता है वो जो बैक्टीरिया उसको निगल करके किल कर देता है। तो जो बैक्टीरिया हैं उनको हमारा जो WBC सेल्स हैं वो किल करेंगी, और फिर कुछ जो बैक्टीरिया बचे हुए हैं वो आगे ट्रांसमिट होते हैं। टीबी लिम्फोसाइट्स बेसिलाई स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू, ये नॉर्मल टिश्यू में स्प्रेड हो जाएंगे, और फिर जो हमारी एल्वोलाई है वहाँ पे जो पस का है वो अक्यूमुलेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ब्रोंकोनिमोनिया कॉज हो सकती है। ये ब्रोंकोनिमोनिया कैसे होता है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी इंड में इन्फ्लामेशन जो है वो स्टार्ट होता है और एल्वोलाई में भी फैल जाता है। ब्रोंक्यूल्स की इंड में स्टार्ट होगा एंड एल्वोलाई में भी फैल जाता है और डेवलप होने लगता है। और फिर आइए हम क्या डील करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। तो पहला क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या देखेंगे कि उसको फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि उसके पेरेंट्स में फैमिली में किसी को हो, फिर उसको हो गई हो। उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट्स का, चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो हम जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हमको क्या दिखाई देगा कि जो नोडुलर पेचेस हैं वो उसके लंग्स में प्रेजेंट हैं। स्पूटम टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमारी WBCs की संख्या जो है बढ़ी हुई मिलेगी। और मैंटॉक्स टेस्ट करेंगे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं PPT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव्स टेस्ट। इसके थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करते हैं। आइए अब हम ट्यूबरक्लोसिस के मैनेजमेंट को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का हम इसमें यूज करते हैं, और इस ड्रग्स को हमने दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है प्राइमरी एजेंट और दूसरा है सेकेंडरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट में हम क्या देते हैं, आइसोनियाजिड, जिसका हम डोज कितना देते हैं 5 mg पर kg पर डे। और दूसरा है रिफॉम्पसिन, इसका हम कितना डोज देंगे 10 mg पर kg पर डे। इथाम्ब्यूटॉल, इसको हम 25 mg पर kg पर डे प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर kg पर डे। पैराजिनामाइड 20 mg पर kg पर डे। ये हमारी जो ड्रग्स हैं प्राइमरी एजेंट्स में आती हैं।
और दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी एजेंट्स। इसमें कौन सी ड्रग्स आएगी, फर्स्ट है कैप्रोमाइसिन, तो इसका हम कितना वो देंगे डोज, ये है 12 to 15 यूनिट पर केजी। और दूसरी है कानामाइसिन, इसको हम 15 mg पर केजी प्रोवाइड करेंगे। पाशा, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, पैरा इम्यूनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा इम्यूनो सैलिसिलिक एसिड, इसका हम कितना देंगे डोज, ये 200 से 300 mg पर केजी देते हैं। और लास्ट है साइक्लोसिरिन, इसका हम कितना देते हैं, ये 15 mg पर केजी पर डे देते हैं इसको हम। आगे हम आइए डील करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के, ट्यूबरक्लोसिस का हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे। तो फर्स्ट है टीच एंड इनकरेज गुड हैंड वॉशिंग टू रिड्यूस नोजोकोमियल रिस्क फैक्टर्स। पेशेंट को हम टीच करेंगे और उसको इनकरेज करेंगे कि वो हैंड वॉशिंग करे, किसी भी चीज़ को छूने से पहले या कुछ भी टच करने से पहले अपने हैंड को वॉश करे, जिसे हम नोजोकोमियल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। नोजोकोमियल जो रिस्क है उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसको हम रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं। मेंटेन आर लिमिट विजिटर्स, जो पेशेंट से मिलने वाले हैं उनको हम लिमिटेड करेंगे, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है बाय ड्रॉपलेट के थ्रू। तो हम लिमिटेड विजिटर्स को अलाउ करेंगे और बोलेंगे कि वो मास्क को वियर करके रखें, पेशेंट्स भी और जो देखने आ रहा है उसको भी, और लिमिटेड विजिटर्स रखेंगे। और नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शंस। जो हाइड्रेशन है उसको पर्याप्त मात्रा में हम मेंटेन रखेंगे, न्यूट्रिशन जो है उसको हम मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जब न्यूट्रिशन लेवल, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होगा तो उससे हमारा जो क्या है कि इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पूटम एंड रिप्लेस देम फ्रीक्वेंटली टू एलिमिनेट स्मेल फ्रॉम पेशेंट इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस नोजिया। पेशेंट को कवर्ड कंटेनर, एक बंद कंटेनर प्रोवाइड करेंगे और उससे बोलेंगे जो उसको स्पूटम आ रहा है उसमें वो कलेक्ट करे। और कवर्ड कंटेनर इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि फाउल स्मेलिंग ना आए और इन्वायरमेंट गंदा ना हो, जिसकी वजह से हम नोजिया वोमिटिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं और जो इन्फेक्शंस का रिस्क है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड इनकरेज और टीच द पेशेंट अबाउट फ्रीक्वेंट ओरल केयर। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे या टीच करेंगे कि वो ओरल केयर को मेंटेन रखे। नेक्स्ट है नर्स इनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स देन ऑनेस्टी। नर्स पेशेंट्स को है जो उसको इनकरेज करेंगे कि उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है और जो नर्स है वो ऑनेस्टी से उसका जवाब देगी। मतलब पेशेंट को हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है उसका हम ऑनेस्टी से जवाब देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशंस। तो पहला एजुकेशंस हम क्या देंगे, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू जो नर्स है वो पेशेंट को टीच कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्शन बट इफ मे बी क्योर्ड आर अरेस्टेड इफ़ यू टेक योर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है जो वो हम मेडिकेशंस के थ्रू क्योर्ड कर सकते हैं या फिर अरेस्टेड मतलब उसको रोक सकते हैं। इफ़ यू टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो हमको डॉक्टर्स ने मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड की है उसको हम कॉन्टीन्यूअसली अगर हम ले रहे हैं, जैसे पहला जो ट्यूबरक्लोसिस का कोर्स होता है वो 3 मंथ तक चलाते हैं डॉक्टर्स, तो उसको बिना मिस किए हुए पर डे मेडिकेशंस लेनी है। नहीं तो अगर कोई कोर्स अगर मिस कर देंगे, छोड़ देंगे बीच में, तो उसको स्टार्टिंग फिर से 3 मंथ के लिए लेनी पड़ती है। तो जो मेडिकेशंस है उसको कंटिन्यूअसली लेंगे, जिसकी वजह से हम ट्यूबरक्लोसिस को क्योर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कवर्ड योर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड
कफिंग। अपने माउथ को हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जब उसको स्नीजिंग या कफिंग करनी है तो नोज एंड माउथ को वो कवर कर ले, हैंकी के थ्रू वो नोज एंड माउथ को कवर कर ले ताकि किसी और को भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ना हो। हैंड वॉशिंग, वॉश योर हैंड वेरी केयरफुली आफ्टर एनी कॉन्टैक्ट विथ बॉडी सब्सटेंस। हैंड वॉश को केयरफुली हैंड वॉश करनी है। किसी भी सब्सटेंस जैसे बॉडी के साथ में अगर टच हो रही है तो केयरफुली हमको हैंड वॉशिंग करनी है। और जो उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है उसको भी मास्क को वियर करके रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर। और दूसरा पॉइंट है वियर मास्क श्योर दे आर टाइट फिटिंग एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। जो मास्क को वियर करना है उसको फिटिंग एंड टाइटली वियर करना है और ये मतलब श्योर करना है कि वो अच्छे से मास्क बंधा है और उसको चेंज भी करना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में बी नेसेसरी फॉर ए लॉन्ग टाइम, टेक योर मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड एंड रिस्पॉन्ड ऑल साइड इफ़ेक्ट टू योर डॉक्टर्स। ये ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जा रही है वो लॉन्ग टाइम तक पेशेंट्स को देनी है, जब तक डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है कि आपको इतने दिन तक मेडिसिन लेनी है तो वो कोर्स पूरा करना है। और जो भी पेशेंट्स को भी चेक करना है कि उसको उस मेडिसिन के थ्रू कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो वो डॉक्टर्स को तुरंत रिस्पॉन्ड मतलब बताना है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, ताकि मैं अगर मान लीजिए कोई वॉइस में या प्रॉब्लम्स है तो मैं उसको करेक्ट करूं। थैंक यू सो मच।